Hello, welcome to today's lecture. And today we are going to study some basics about work energy and power. Work energy and power. बेसिकली जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस करता है तो वर्क होता है. अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है या फोर्स के अपोजिट होता है या किसी और एंगल पे होता है, तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं. वेक्टर फॉर्म में वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ऑब्वियसली वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं. इनको यूज करके हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं. फोर्स कांस्टेंट है या फिर फोर्स वेरिएबल है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर. तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन टू आवर नोट्स. सपोज करिए मेरे पास ये एक सरफेस है. अभी हम स्मूथ सरफेस ले रहे हैं. इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रखी, इसके ऊपर एक बॉडी रखी और इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सरफेस के अलोंग एस, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, तो मुझे मालूम है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, दैट इज एफ कॉस थीटा, और दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, दैट इज एफ साइन थीटा. तो बॉडी फोर्स का एफ कॉस थीटा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है. यानी ऐसी कंडीशन में जो वर्क होगा दैट इज फोर्स का कॉस थीटा कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. तो वर्क बिकम्स एफ एस कॉस थीटा एंड दैट कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. ये हो गया हमारा वर्क. अब इसकी एसआई यूनिट है जूल. एसआई यूनिट क्या है? जूल. और सीजीएस यूनिट है अर्ज. और 1 अर्ज इज 10 raised to power -7 जूल. ये बातें आपको याद रखनी है. क्लियर? वर्क इज बेसिकली एफ डॉट एस. अब सपोज करो इफ फोर्स is in the direction of displacement. If force is in the direction of displacement, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम है. और वर्क विल बी सिंपली एफ एस कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1. वर्क इज एफ एस. Simple product, and this is the maximum positive work. This is the maximum positive value of work. Positive work मतलब work is done by the system. तो यहां से हमें वर्क की डेफिनेशन भी मिलती है. तो वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट when force is trying to displace the body in its own direction. If a force displaces a body in its own direction, अपनी खुद की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, then the product of force and displacement, we call it work. लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट वर्क है, अदरवाइज वर्क एफ एस कॉस थीटा है. तो ये पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया. दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए इफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये मेरी बॉडी है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन कोई फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन हुआ. फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट.
फॉर एग्जाम्पल बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे कोई भी फोर्स जब अपोजिट लग रहा है तो एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगी और वर्क आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा. एफ एस कॉस थीटा इज 180 डिग्री, तो दिस बिकम्स -fs एंड वी कॉल इट मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम नेगेटिव वर्क. नेगेटिव का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. जब वर्क पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का मतलब था वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और नेगेटिव का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इसके बाद एक तीसरी कंडीशन है, सारे स्पेशल केसेस हैं. अगर मान लीजिए इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी कंडीशन में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री. तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है उसका कॉस थीटा 0 हो जाएगा और उसका वर्क भी 0 होगा. मतलब नो वर्क डन बाय ए फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज थर्ड कंडीशन. क्लियर? तो ये बातें आपको याद रखनी है. ध्यान से देखिए, फोकस करिए अपने नोट्स पे, कॉपी करिए इनको. आई थिंक इट्स क्लियर. समझ में आ रहा है आपको? तो हमने देखा कि वर्क इज कंक्लूजन फाइनल वर्क इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट एंड दैट इज सिंपली एफ एस कॉस थीटा. अब जब आपका थीटा 0 डिग्री है तो वर्क मैक्सिमम पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू एफ एस है. जब थीटा यानी दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है तो वर्क इज अगेन मैक्सिमम बट नेगेटिव एंड दैट इज गिवन बाय -fs. क्लियर? और अगर थीटा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो वर्क डन इज 0. दिस इज मिनिमम वर्क. नो वर्क इज डन बाय परपेंडिकुलर फोर्स. अब कई बार हमारे दिमाग में बात आती है कि अगर फोर्स अपोजिट है तो वो डिस्प्लेसमेंट करेगा कैसे? ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग है कुछ. अगर बॉडी है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, अब इस बॉडी पे मेरे पास मान लीजिए 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 और F3. तो F1 जो है, इस F1 का वर्क पॉजिटिव होगा. F1 जो है दिस विल डू पॉजिटिव वर्क, F3 will do negative work and this will do, F2 will do zero work. No work is done due to F2. क्लियर? तो जो फोर्स परपेंडिकुलर है वो वर्क नहीं करेगा. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है वो नेगेटिव वर्क करेगा, और जो परपेंडिकुलर है वो कोई वर्क नहीं करेगा. मान लीजिए मैं एक और फोर्स लगाता हूं F4. ये किसी एंगल थीटा पे है डिस्प्लेसमेंट के साथ. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रखी है मैंने. समझ में आ रही बात? तो F4 के दो कंपोनेंट्स होंगे. देखिए इधर एक होगा F4 cos थीटा और दूसरा होगा F4 sin थीटा. तो अब कहानी ये बनती है कि सारा का सारा वर्क किसके कारण होगा? cos थीटा कंपोनेंट के कारण, F4 cos थीटा के कारण, और F4 sin थीटा के कारण कोई वर्क नहीं होगा. इस बात को आप याद रखेंगे. क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना कि मल्टीपल फोर्सेस हो सकते हैं, तो मल्टीपल फोर्सेस में किस फोर्स का वर्क कैसा होगा ये समझने वाली बात थी. और यहां से हमने कंक्लूड किया कि वर्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. पॉजिटिव वर्क मतलब होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने खुद काम किया है. और नेगेटिव वर्क का मतलब होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम करा गया है, ऑन द सिस्टम. अब पॉजिटिव वर्क होगा कब? जब cos थीटा पॉजिटिव होगा, यानी जब थीटा आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा, तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वर्क पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर थीटा 90 से लेकर के 180 के बीच में है
तो उस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी ऑब्ट्यूज एंगल्स पे, और उस केस में वर्क भी नेगेटिव होगा। तो एक्यूट एंगल्स पे वर्क पॉजिटिव है और ऑब्ट्यूज एंगल्स पे वर्क नेगेटिव है, और 90 डिग्री पे कोई वर्क नहीं है। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने 90 डिग्री पे सिर्फ इनइक्वालिटी लगा रखी है, आपके यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा रखा है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। 90 इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे वर्क नहीं होता है। समझ में आ रही बात? अब सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 5 kg, ग्रेविटी हम 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं एक फोर्स लगा रहा हूं उसको डिस्प्लेस करने के लिए। फोर्स है 20 न्यूटन का, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट in 10 seconds, net work done, and change in kinetic energy। पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, दूसरा नेट वर्क डन, तीसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यू इज 0, क्लियर। और चौथा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग। और क्या क्या कंक्लूजन्स आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ट्राई इट। और आप ट्राई करेंगे उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम लीजिए। तो लेट स्टार्ट। फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अब आप बताइए फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पर। फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी। अब म्यू है 0.1, बॉडी का मास है 5 kg, ग्रेविटी है 10, तो दिस बिकम्स 5। फ्रिक्शन कितना हुआ 5 न्यूटन। अब सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स क्या है, अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन, और मास कितना है बॉडी का 5 kg। तो 15/5 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन की बात। अब अगर कोई मुझसे बोले व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स, तो वेलोसिटी हो गई u प्लस ए टी। तो u है 0, a है आपका 3, और टाइम है 10, तो वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर, कितनी आ गई वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर कोई बोले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली दैट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड बिकॉज u इज 0 दिस टर्म वैनिशेस, इट बिकम्स हाफ a, और t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दैट इज 100, so that is 50 into 3, 150 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ तक शायद आप सबने निकाल लिया होगा, है ना, वेरीफाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तीन चीजें आ गई बिल्कुल क्लियरली। अब इसने पूछा है नेट वर्क डन, तो नेट वर्क क्या होगा। अब जरा एक शीट और अटैच करते हैं। नेट वर्क डन, वर्क नेट क्या होगा, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है नेट फोर्स है 20 माइनस 5 और डिस्प्लेसमेंट है 150, तो दैट इज 15 इंटू 150, तो दिस इज 2250 जूल्स। ये आ गया नेट वर्क। इसके बाद इसने सेकंड पार्ट हमसे पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट पूछा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट पार्ट हम निकाल चुके हैं, सेकंड पार्ट हमारा नेटवर्क आ गया। थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पार्ट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम इज 5, वी कितना था हमारा 30, और यू 0, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, 900 इंटू 5/2,
तो दिस अगेन बिकम्स 2250 जूल्स, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2250 जूल्स। और कंक्लूजन इसने बोले, आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि वर्क डन बाय नेट फोर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और इसको हम अभी बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चीज को आप अभी से याद रखिए। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कभी भी कोई बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है, तो जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और ये बात हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दी। चौथा पॉइंट हमसे पूछा हुआ है वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स अलग से और फ्रिक्शन का वर्क अलग से। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स that is F external into displacement, और work done by friction that is force of friction into displacement। अब यहाँ पर external force displacement के along है cos 0 डिग्री और friction displacement के अपोजिट है cos 180 डिग्री। तो कहने का मतलब external force का वर्क, external force है 20, displacement था हमारा 150 और cos 0 है 1। तो this becomes how much? 3000 joules। और फ्रिक्शन का वर्क हुआ, फ्रिक्शन है 5, डिस्प्लेसमेंट है 150 और cos 180 है -1। तो दिस बिकम्स -750 जूल्स। अब पहला कंक्लूजन हमने यहां पर ड्रॉ किया था कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा कंक्लूजन हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं कि टोटल वर्क इज सम ऑफ वर्क बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। मतलब वर्क एक्सटर्नल और वर्क फ्रिक्शन, इनको ऐड कर देते हैं, देखते हैं। वर्क एक्सटर्नल था 3000 और वर्क फ्रिक्शन है -750 एंड दैट अगेन बिकम्स 2250 जूल्स। तो ये बात भी मेरी वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई। अब देखिए, तो वर्क डन बाय टोटल वर्क डन जो है आपका, वो कितना हो गया? दोनों फोर्सेस के वर्क का सम। और ये सम लेते टाइम आपको कन्वेंशंस ध्यान से देखने, कौन सा वर्क पॉजिटिव है और कौन सा वर्क नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से एक्सप्लेन होते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, अपनी शीट पे फोकस करो और वेरीफाई करो आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक है, या कोई एडिटिंग की जरूरत है तो यू कैन एडजस्ट दैट थिंग। आई थिंक इट्स क्लीन। तो मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। इस पुली के थ्रू हमने एक रोप डाल रखी है और ये 10 kg की बॉडी यहाँ पर है और नीचे हमने एक 20 kg की बॉडी सस्पेंड कर रखी है। क्लियर? यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और ग्रेविटी हमारी दे रखी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन। कह रहे फाइंड वर्क डन in 5 seconds. Initial velocity of the system is 0. तो अब आप बताओ, वर्क डन इन 5 seconds, u कितना है? 0। ठीक है, वर्क इसको डिस्प्लेस करने के लिए कितना होगा? 10 kg को। ठीक है, टू डिस्प्लेस 10 kg मास। अब आप देखिए, जब 10 kg की बात करते हैं तो 10 kg का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो टेंशन इसको खींच रहा है और फ्रिक्शन इसको म्यू एम जी बचा रहा है। तो रस्सी में जो भी टेंशन होगा, आप यहाँ पर अगर यूज करें इसको, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? 20 इंटू ग्रेविटी दैट इज 200 और यहाँ लग रहा है टेंशन, यहाँ भी लग रहा है टेंशन, देखिए ध्यान से। क्लियर? और इधर लग रहा है फ्रिक्शन म्यू एम जी। एम कितना है? 10 और ग्रेविटी भी 10, तो 100 म्यू। क्लियर? तो अब इन पर्टिकुलरली इस बॉडी पे इफेक्ट क्या आ रहा है? इस बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है 10 है। और अगर इस बॉडी की 20 kg की बात करें तो 20 में 200 नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है और इफेक्ट क्या आ रहा है? 20। कितना आ रहा है? 20।
आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। शायद आपको ध्यान हो, निकालिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन कितना है, और फिर हम वर्क डन, ये पुराना अगर आप ध्यान दें तो लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है कि एक्सीलरेशन और टेंशन आप कैसे निकालते हैं। जैसे ही आपसे एक्सीलरेशन आ जाएगा आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे बॉडी का 10 सेकंड्स में, और टेंशन आ जाएगा तो नेट फोर्स के कारण वर्क निकाल लेंगे। ट्राई करिए, इसको फोकस करिए अपनी शीट पे, ट्राई करिए 2 मिनट, एंड इफ यू आर नॉट एबल देन वी विल डिस्कस इट। तो आई थिंक यू ट्राइड टिल नाउ। बड़े आगे आपने देखा कि मेरी जो बॉडी थी, फ्री बॉडी में फिर से यहाँ बना लेता हूँ, जो 10 kg वाली थी उस पर इफेक्ट आ रहा है 10 है, इधर खींच रहा है टेंशन, और इधर है 100 म्यू जो फ्रिक्शन की वैल्यू है। क्लियर। और जो दूसरी बॉडी थी 20 kg, उसमें 200 न्यूटन जो उसका वेट है वो नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और इफेक्ट कितना आ रहा है, ऑब्वियसली 20 A। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास बीइंग पुल्ड। अगर मैं शॉर्टकट से करूं और शॉर्टकट ना लगाऊं तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है यहाँ पर, 200 माइनस 100 म्यू अपॉन टोटल मास क्या है 20 और 10 30, और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 0.2, 0.2 यानी 20 हो गया, दिस बिकम्स 180 बाई 30 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, u जीरो है, हाफ 80 स्क्वायर, तो हाफ ए कितना है 6, टाइम कितना बोला हुआ है आपको 10 5 सेकेंड्स, कितना क्वेश्चन दिया टाइम 5 सेकेंड्स, तो 5 का स्क्वायर तो 36 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर, 36 इंटू 25, 5 बस, तो ये हो गया 3, सॉरी 3 इंटू 25, दैट इज 75 मीटर, 75 मीटर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 75 मीटर। अब वर्क कितना होगा, वर्क होगा फोर्स नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 10 kg बॉडी की बात करता हूँ, 10 kg बॉडी की, तो उसके लिए वर्क कितना हुआ, उसके लिए वर्क हुआ, फोर्स नेट कितना है, टेंशन माइनस 100 न्यू, टेंशन और निकाल लेते हैं। आप देखिए 200 माइनस टेंशन इज 20 ए, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 200 माइनस 20 ए, तो 200 माइनस 20 इंटू ए इज 6, तो 120 यानी 80 न्यूटन इज द टेंशन। तो 80 न्यूटन। अब जब मैं 10 kg की बात करता हूँ तो ये 80 है और ये 20 है, 10 kg पे 80 न्यूटन का टेंशन लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है कितना, फ्रिक्शन लग रहा है 20, तो ये नेट फोर्स हो गया 60 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 75, तो वर्क कितना हो गया 60 इंटू 75 यानी 750 इंटू 6, 4500 जूल। ये हो गया फॉर 10 kg बॉडी। अब अगर कोई बोले फॉर 20 kg बॉडी, तो 20 kg बॉडी का भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, जब बॉडीज कनेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, तो वर्क कितना होना चाहिए, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 20 kg बॉडी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है 200 माइनस टेंशन, यही लग रहा है 200 माइनस टेंशन, तो 200 माइनस टेंशन इज 80 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 75, तो ये हो गया 120 इंटू 75 यानी 9000 जूल्स। क्लियर, यहाँ तक समझ में आता है आपको, कोई डाउट, नोट इट डाउन टिल दिस पॉइंट, और इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पे। कॉपी करिए इसको ध्यान से, आई थिंक इट्स क्लीन। और यहाँ तक एक बात आप और ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 4500 हुआ और यहाँ पर 9000 हुआ। अगर आप पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम में एक बॉडी ये थी, दूसरी बॉडी ये थी, तो आपके पास इस पे फोर्स लग रहा है 200 और यहाँ पे अपोजिशन लग रहा है कितना 20, ये टेंशन टेंशन तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो नेट फोर्स कितना हुआ 180 और नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 75,
तो टोटल वर्क अगर मैं देखूं पूरे सिस्टम का तो वो कितना हुआ 180 इंटू 75, इसको सॉल्व करिए, दिस इज 13500 है ना, और आप देखेंगे तो वो इन दोनों के सम के बराबर है जूल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब हम वर्क को देखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। वर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। मान लीजिए अगर मेरे पास एक फोर्स है एफ, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये फोर्स है। इफ फोर्स डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम कोई भी एक कोऑर्डिनेट है ए, x1 y1 z1 टू बी x2 y2 z2, तो ऐसी कंडीशन में हम वर्क कैसे निकालेंगे? देन वर्क तो हमें पता है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको ध्यान हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y पे क्या आएगा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और आपको वर्क चाहिए तो आप डॉट प्रोडक्ट करिए, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से, तो वैल्यू आ जाती है x2 माइनस x1 एफ एक्स प्लस y2 माइनस y1 एफ वाई प्लस z2 माइनस z1 एफ जेड। दिस इज द वर्क डन। और ये मैथमेटिकली यहाँ लिखने में बहुत लंबा है, बाकी आपको पता है जब क्वेश्चन आएगा तो डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, आप तुरंत इसको सॉल्व करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इफ ए फोर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन displaces a body from A 1 to 4 to B 4 to 7 मीटर, तो ऐसी कंडीशन में वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होगा बताइए, F डॉट एस। अब हम क्या करेंगे, पहले S निकाल लेते हैं। S होगा फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 1 यानी 3 आई कैप, 2 माइनस 2 यानी 0 जे कैप, जे कैप खत्म हो गया, 7 माइनस 4 यानी 3 के कैप। अब वर्क है एफ डॉट एस, तो आई वाले को आई से करो, 2 3 जा 6, जे पे 0 हो गया क्योंकि जे यहाँ पे 0 है, और के को के से करो, ये आ गया 12, तो ये कितना हो गया 18 जूल। तो वर्क इज 18 जूल। क्लियर है आपका? आई थिंक इट्स क्लीन टू एवरीबॉडी। ध्यान से देखिए। हाँ, अगर बोले व्हाट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमें याद है फॉर्मूला, थीटा इज कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, याद है? कॉस इनवर्स ए डॉट बी की जगह आ गया एफ एस, एफ डॉट एस अपॉन एफ एस, तो थीटा इज कॉस इनवर्स एफ डॉट एस इज द वर्क डन 18 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस। अब एफ का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ निकाल लेते हैं। एफ का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज 29 का रूट, यही है। और डिस्प्लेसमेंट 909, तो 9918, बाकी आगे जो भी सॉल्व हो जाए। दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 18 से 18 कटा रूट में, तो रूट 18 बाई 29, दिस इज द एंगल। क्लियर? दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए ध्यान से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Next we want to study work done by a variable force. Clear? Variable force, अगर मान लीजिए कोई फोर्स है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करता है। क्लियर? वन डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ रहा हूं मैं सबसे पहले, 1D मोशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है मेरा, और बॉडी का फोर्स
कांस्टेंट होता तो ग्राफ पैरेलल आता, ध्यान देना एक्स के। अब ये फोर्स वेरिएबल है, इट इज वेरिएबल, फोर्स वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में मैं वर्क कैसे निकालूंगा? इफ फोर्स वेरीज विद पोजीशन एक्स, तो अब हम क्या करते हैं, छोटा सा कोई भी, इसकी इक्वेशन दे रखी होगी फोर्स की कि किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क निकालते हैं छोटा सा, कैलकुलस का यूज करेंगे, वेरिएबल फोर्स है। तो इफ फोर्स वेरीज विद पोजीशन x, तो स्मॉल वर्क को बोलेंगे एलिमेंट्री वर्क। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री वर्क। किस लिए? टू डिस्प्लेस द बॉडी या पार्टिकल बाई dx इज इक्वल टू dw। क्लियर? अगर मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, तो उसके लिए छोटा सा वर्क हुआ dw, और dw क्या हो गया? f डॉट dx। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं 1D मोशन के लिए पढ़ रहा हूँ, इसी को हम 3D मोशन पे भी अप्लाई करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर? वर्क इज f डॉट dx। अब आपको अगर टोटल वर्क चाहिए, ये तो स्मॉल वर्क है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, टोटल वर्क दैट इज w इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो टोटल वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ dw यानी f dx, शुरू से लेके लास्ट तक। जैसे मान लीजिए आपको x1 पॉइंट से लेकर के x2 पॉइंट तक का वर्क निकालना है, तो आप x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? तो वर्क इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 to x2, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर fx ग्राफ, एरिया अंडर fx ग्राफ। क्लियर? दिस इज द वर्क डन। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो वर्क इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे सपोज करिए मेरे पास एक एग्जांपल आया कि फोर्स इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 न्यूटन, वेयर x इज पोजिशन, पोजिशन कोऑर्डिनेट x एक्सिस के लॉन्ग, ये फोर्स है, और ये फोर्स आपको नजर आ रहा है इक्वेशन के फॉर्म में, यानी फोर्स वेरिएबल है। तो कह रहे हैं फाइंड वर्क, वर्क टू डिस्प्लेस a body from x is equal to 1 meter to x is equal to 4 मीटर। 1 से लेकर के 4 मीटर तक आपको बॉडी को मूव करना है, कह रहे वर्क निकालिए। तो वर्क कैसे निकलेगा? सोल्यूशन, हमें मालूम है वर्क इज इंटीग्रेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2। पुट करते हैं, इंटीग्रेट फोर्स क्या है? वैल्यू डालो, with respect to x from x1 to x2 यानी 1 to 4 as per question। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद है, x की पावर 2, 2 प्लस 1 3/3, 3 से 3 कट गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया x स्क्वायर, प्लस 4x और 1 to 4। अब आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन। क्लियर? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए x की जगह 4 रखेंगे तो कितना आएगा? x 4 का क्यूब यानी 64, माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 4 जा 16, और 1 रखिए तो 1 माइनस 1 प्लस 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पर? ये आ गई 64 माइनस 4, दैट इज 60 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। क्लियर? अब एज पर बेसिक्स हमें 1 डायमेंशन में ही स्टडी करना है, लेकिन आगे फर्दर अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल केस है तो वर्क होगा फोर्स डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, R1 कोऑर्डिनेट टू R2 कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा एफ डॉट डी आर। अब एफ के 3 कंपोनेंट्स होंगे, आपको याद होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स, एक्स कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू z, और कोऑर्डिनेट्स में x वाले में x कोऑर्डिनेट x1 टू x2, y1 टू y2 और z1 टू z2। इस तरीके से हम वर्क निकालेंगे
3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ रही बात? मतलब सेम कहानी, पहले एक्स के लिए, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। और जब आप एक्स से डील करेंगे, ये पार्शियल है ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्स से डील करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और जब वाई से डील करेंगे मतलब वाई से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, और जब जेड से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के चलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको हम अपने सेकंड राउंड में और डिटेल में स्टडी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बात? इसको फोकस करिए अपने नोट्स पे, नोट करिए यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले एग्जांपल से पहले हमने देखा कि वर्क इज एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, फिर एफ वाई डी वाई फ्रॉम y1 टू y2, पार्शियल फॉर्म में है ये एफ जेड डी जेड फ्रॉम z1 टू z2। जब x से डील करेंगे तो इस केस में वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे, यहाँ पर एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा, और यहाँ पर आपके पास y एंड z आर कांस्टेंट, यहाँ पर x एंड z आर कांस्टेंट, यहाँ पर x एंड y आर कांस्टेंट। आई थिंक इट्स क्लियर। क्लियर? अब एक एग्जांपल और, सपोज करिए कह रहा है फोर्स इज 3x स्क्वायर वाई जेड, फाइंड वर्क टू मूव बॉडी फ्रॉम 1 to 1 to 4 to 4 मीटर। सोल्यूशन क्या हुआ, कर सकते हैं ना? देखिए वर्क का फॉर्मूला हो गया 3x स्क्वायर वाई जेड, सबसे पहले x से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, फिर 3x स्क्वायर वाई जेड, फिर y से करना है, फिर 3x स्क्वायर वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू z करना है। कोऑर्डिनेट्स हैं 1 to 1, 1 to 1 से लेके 4 to 4। क्लियर है? अब देखिए x से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3x क्यूब बाई 3 वाई जेड कॉन्स्टेंट 1 to 4 प्लस यहाँ पर आया 3x स्क्वायर, y वेरिएबल है तो y का इंटीग्रेशन आ गया y स्क्वायर बाई 2, z एज इट इज 2 to 2। क्लियर? माइनस, और आपका यहाँ भी प्लस है सारे, प्लस ये आ गया 3x स्क्वायर y, और z का इंटीग्रेशन आ गया z स्क्वायर बाई 2 1 to 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो 3yz कांस्टेंट है ना, वाई जेड कॉन्स्टेंट, और ये 3 भी काट दो आप यहाँ पर। क्लियर? तो आपके पास ये आ गया x की पावर 3 एक्स क्यूब, यानी 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आ गया पहला, प्लस में 3x स्क्वायर जेड बाहर निकाल लो, और 2 भी बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0, सेम लिमिट्स यहाँ पर और लोअर। ठीक है? प्लस में यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर वाई बाई 2 बाहर निकाल लो, और z का स्क्वायर यानी 16 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। क्लियर? तो दिस बिकम्स 64 माइनस 1 यानी 63 वाई जेड प्लस 0 प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई और इंटू 15। क्लियर? अब y और z के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख दो 63, y और z कितना है आपके पास यहाँ पर एट, इसने पोजीशन दे रखी होगी एट वाई जेड की, इस टाइम पे निकालना है जब वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पे डाल देंगे, तो 45 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई जो। क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क। आई थिंक इट्स क्लीन, फोकस ऑन टू योर नोट्स। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल रह ना जाए। मान लीजिए आपके पास ये एफ एक्स ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और इसमें इसने ये ग्राफ बना दिया, कह रहा है ये फोर्स है 10 न्यूटन, फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। क्लियर? ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है। क्लियर? कह रहे फाइंड वर्क। तो अभी हमने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। क्या पढ़ा था? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया, अब आप बताइए एरिया क्या होगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया होगा, दैट इज हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल
तीनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, कैसे भी निकालिए, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व निकालिए। तो हाफ B1 B2 के हैं पैरेलल साइड्स 12 और 5, 12 प्लस 5, और हाइट क्या इनके बीच की 10, तो ये कितना आ गया 17 इंटू 5, है ना, और ये कितना हो गया, क्लियर। तो इतना आप फोकस करिए और मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी और यू कैन ऑल्सो रिप्ले द वीडियो। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े इनको बार बार रिवाइज करिए और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। इतना समझने के बाद आपके बेसिक्स ठीक ठाक हो जाएंगे, है ना। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं पावर के बारे में। तो पावर याद रखिएगा, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द बॉडी। और कौन सा रेट, ऑब्वियसली टाइम रेट, यानी dW/dt। तो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पर ये जो dW/dt है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर कोई मुझसे बोले व्हाट इज एवरेज पावर, तो एवरेज पावर जो होगी दैट इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, एवरेज पावर इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और पावर की SI यूनिट होती है वॉट, और इसको हम हॉर्स पावर में भी नापते हैं। किसमें नापते हैं, ऑल्सो मेजर्ड इन हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ये बातें याद रखनी है, क्लियर। दूसरी बात, पावर इज इंस्टेंटेनियस पावर इज dW/dt, और अभी हमने पढ़ा था कि वर्क इज F.S। तो इसका मतलब पावर कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ F.S। अब मान लीजिए कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, कांस्टेंट फोर्स है। तो पावर क्या हो गया, पावर हो गया F.ds/dt, एंड वी वेरी वेल नो दैट दिस टर्म ds/dt is called velocity. So power is dot product of force and velocity, which can also be written as Fv cos theta। और सेम फॉर्मेट में हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे वर्क करते थे। समझ में आ रही बात। तो वर्क एंड पावर दे आर स्केलर क्वांटिटीज, है ना, डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, वर्क भी स्केलर है और पावर भी स्केलर है। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, जब हम पावर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डील करते हैं तो एक टर्म बार बार यूज होती है, एफिशिएंसी। तो किसी भी मोटर की या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो होती है दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर, वो कितना देता है और इनपुट पावर कितना लेता है। तो ये है जो उसने आउटपुट दिया है और इस आउटपुट को देने के लिए कितना पावर उसने कंज्यूम किया है। तो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर। और आउटपुट पावर कैन आल्सो बी रिटन एज इनपुट पावर माइनस लॉस अपॉन इनपुट पावर। डिपेंड्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एफिशिएंसी 0 से 1 के बीच में होगी। अगर एफिशिएंसी 1 है इसका मतलब 100%, 0 है तो मतलब कुछ दे ही नहीं रहा। और ऑब्वियसली इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट इन परसेंटेज, तो ये जो फॉर्मेट है आपका आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज करिए, कहता है कि एक मोटर है, उसकी एफिशिएंसी है 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसका जो आउटपुट पावर है दैट इज 30% ऑफ इनपुट पावर, यानी 30% यानी 30/100 ऑफ इनपुट पावर। तो जो भी इनपुट पावर होगा उसका 30% वो यूज कर पा रहा है, 0.3 ऑफ इनपुट पावर। क्लियर, इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। इतना आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। फोकस ऑन टू योर नोट्स, यहाँ तक कॉपी करिए फिर हम आगे। क्लियर, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्या क्या पढ़ा आपने। वर्क कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 डिग्री पे मैक्सिमम पॉजिटिव, 180 पे मैक्सिमम नेगेटिव, और 90 डिग्री का जो फोर्स होगा उसका कोई भी वर्क नहीं होगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में आईजे के फॉर्मेट में वर्क कैसे निकाल रहे हैं, F.S। वेरिएबल फोर्स है तो वर्क कैसे निकाल रहे हैं, पावर क्या होती है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मेट आपने स्टडी किया, इसको ध्यान से याद रखेंगे और इसके आगे हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, सी यू ऑल, ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बी एनर्जेटिक, गुड बाय।